अब हम बात करते हैं फेरेटिन की, कि फेरेटिन जो है तो वो हमारे पास कैसे रोल प्ले करता है। ओके, तो कि फेरेटिन जो है तो वो हमारे पास कैसे रोल प्ले करता है आयरन की स्टोरेज के लिए। तो फर्स्ट बात क्या है कि फेरेटिन जो है तो ये हमारे पास प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4500 एटम्स को आसानी से स्टोर करता है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन, इसकी अगर हम लेयर्स की बात करें तो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। एक प्रोटीन कोट होता है, एक प्रोटीन आयरन इंटरफेस होता है, और एक जो है तो प्रोटीन कोर होता है। 3 लेयर्स, एक बाहर वाली लेयर होती है, एक इंटरफेस होता है और दूसरा कोर होता है, और ये हमारे पास हॉलो स्फेयर का होता है। ठीक है, अब हम आगे जाके इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि इसके जो आयरन जो कोर है उसमें हमारे पास हाइड्रस आयरन 3 ऑक्साइड मौजूद होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लिटिल अमाउंट के ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में फॉस्फेट भी इसमें मौजूद होते हैं। कोर की मैं बात करूँ, बिल्कुल अंदर वाला जो हिस्सा मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, वो हो गए। फिर उसके अलावा इसमें मज़ीद क्या एडिशन की गई है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह में ये मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया गया है कि जो आयरन कोर है ना, तो ये हमारे पास ये बात भी हो गई। अच्छा, कि आयरन जो कोर है इसमें आयरन जो एटम है वो हमारे पास कोट के साथ रिवर्सिबली बाइंडिंग शो करता है। मैं आपको इसकी बता दूँ यहाँ पे कि ये देखिए, ये हमारे पास प्रोटीन कोट है, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आयरन है। ठीक है, तो ये आयरन क्या होता है, कैसे कॉम्प्लेक्स के साथ सराउंड हुआ होता है, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास सॉल्युबल है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर हमारे पास रिवर्सिबली बाइंड होता है किस चीज़ के, प्रोटीन कोट के। प्रोटीन कोट हमारे पास बिल्कुल आउटर लेयर है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले बात क्या की कि फेरेटिन हमारे पास प्रोटीन फैमिली है, और सेकंड बात क्या की कि ये जो है तो हमारे पास लोडेड आयरन को स्टोर करता है, यानी जो एक्सेस आयरन है उसको स्टोर करता है ताकि उसको फ्यूचर की यूजेज के लिए जब सेल्स को जब इसकी यूजेज सेल को जब भी ये चाहिए हो तो ये उसको जो है तो रिलीज़ कर देता है। एक बात ये हो गई। फिर क्या है कि इसमें 4500 एटम्स आसानी से स्टोर होते हैं। इसका जो कोर है यानी जो अंदर का जो हिस्सा है उसमें हमारे पास हाइड्रस आयरन 3 ऑक्साइड्स विद डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ विद लिटिल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट उसमें मौजूद होते हैं। आयरन का जो कोट है बाहर का हिस्सा, उसमें हमारे पास आयरन एटम्स यानी 4500 एटम्स रिवर्सिबली बाइंड होते हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास सॉल्युबल होता है। फिर अगर हम इसकी कंसनट्रेशन की बात करें तो कहते हैं कि जो आयरन की कंसनट्रेशन है वो हमारे पास 0.25 मोलर के इक्वल होती है। जब इक्विवेलेंट हो तो हम इसको आसानी से इन विट्रो यानी आउटसाइड ऑफ द सेल अचीव कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये हमारे पास एलिमेंट्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया में आसानी से पाया जाता है। फिर अगर हम आयरन के रोल की फेरेटिन में बात करें तो कहते हैं कि आयरन जो है तो वो फेरेटिन की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आयरन का कोर ही ये फेरेटिन का कोर ही हमारे पास आयरन से मिलके बना होता है। बहुत ज़्यादा आयरन एग्रीगेटेड, पॉली एग्रीगेटेड न्यूक्लियर फॉर्म में अरेंज होके आयरन का कोर सिंथेसाइज करते हैं। तो यानी आयरन जो है वो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ फेरेटिन। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कोई कहे कि हमारे पास फेरेटिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट होगा, विद द लोअर अमाउंट ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी होगी तभी तो हमारे पास फेरेटिन की कंसंट्रेशन कम होगी ना। और अगर कोई कहे कि फेरेटिन जो है तो उसकी अमाउंट या उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट होगा, विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द आयरन। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेटेड। अगर आयरन ज़्यादा होगा फेरेटिन ज़्यादा सिंथेसाइज होगा, अगर आयरन कम होगा तो फेरेटिन कम सिंथेसाइज होगा। ठीक है, अब हम आयरन एज अ पार्ट ऑफ फेरेटिन की बात करें, यानी अगर कोई बंदा ये मालूम करना चाहे कि इस बॉडी में या इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या इस सेल में फेरेटिन की कंसंट्रेशन कितनी है तो वो उसके लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट में आयरन की कंसंट्रेशन कितनी है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम उसको बॉडी के अंदर स्टडी करेंगे। अगर इन्वायरमेंट में डेफिशिएंसी है तो बॉडी में भी डेफिशिएंसी होगी। इन्वायरमेंट में अगर आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बॉडी में फेरेटिन की जो है सिंथेसिस ज़्यादा होगी। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमारे पास स्टोर आयरन के रोल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयरन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सेस आयरन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एक्सेस आयरन। इसके अलावा
स्टोरेज ऑफ आयरन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मिनरलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं स्टोर आयरन की, यानी ये जो स्टोर आयरन है इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, मैंने इसी के एप्लीकेशंस की बात की है। फिर अगर हम फेरेटिन की बात करें कि फेरेटिन के और क्या बायोलॉजिकल रोल्स हैं, तो फेरेटिन जो है ये हमारे पास एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है, एक सोर्स की तरह काम करता है, सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे सोर्स की तरह काम करता है, यानी जितने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन है ना, तो उसके लिए एज ए सोर्स की तरह काम करता है। हमारी बॉडी में कोई एक टाइप ऑफ आयरन नहीं होता, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन है, तो उन सब के लिए फेरेटिन एक सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि उनके लिए आयरन कौन प्रोवाइड करता है, फेरेटिन। आयरन के ये फेरेटिन के कोर में हमारे पास आयरन मौजूद होता है, फेरेटिन के कोट में भी आयरन मौजूद होता है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन है ना, तो उसको आयरन कहाँ से प्रोवाइड होता है, या तो प्रोटीन कोट से प्रोवाइड होता है या उसके कोर से। कोर में भी हमारे पास बल्क फॉर्म में आयरन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 फॉर्म्स ऑफ फेरेटिन को डिस्कस किया है, एक हीमोसाइनिन में और दूसरा जो है तो मैग्नेटाइड में। हीमोसाइनिन जो है तो यहाँ पर जिस नोट्स में 2 बातें की गई हैं कि ये हमारे पास एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, इसके अलावा इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में भी मौजूद होता है, एनिमल्स इन दोनों में ये मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है तो इसकी ये सिमिलर है फेरेटिन के, लेकिन ये कैसे डिफरेंट है कि इसमें जो प्रोटीन्स जिस कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पर तो ये आयरन जिस कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड थे वो तो सॉल्युबल है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये हमारे पास फेरेटिन के साथ सिमिलरिटीज़ तो शो करता है, लेकिन डिफरेंस किस बेस पे करता है कि ये जिस कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो इनसॉल्युबल है। और दूसरा हमारे पास मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट हमारे पास बायोइनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास +2 +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये हमारे पास बीज में, होमिंग पिजन्स में और जो मैग्नेटिक बैक्टीरिया है उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी, कोर से रिलेटेड थी। इसके अलावा हम अगर प्रोटीन कोट की बात करें ना, यानी ये जो प्रोटीन कोट है अंदर का आयरन जो कोर है, सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हमारे पास बल्क फॉर्म में यानी बहुत ज़्यादा फॉर्म में आयरन मौजूद होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलीन्यूक्लियर एग्रीगेशन फॉर्म में आयरन मौजूद होती है, यानी ऐसे कंजस्टेड फॉर्म में आयरन जगह जगह ऐसे क्लस्टर्स बनाए होते हैं, उस तरीके से मौजूद होता है। और वो जो आयरन कोर है, यानी अंदर की मैं बात करी हूँ, अंदर वाले लेयर की मैं बात करी हूँ, कि वो हमारे पास सिमिलर होता है किस चीज़ के, फेरीहाइड्राइड के। अब फेरीहाइड्राइड क्या चीज़ है, फेरीहाइड्राइड हमारे पास नेचुरली अकरिंग मिनरल है और इसको हम लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे, अगर जब हम इसके एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe3NO3 सब्सटेंस की एक्वस सोल्यूशन को अगर हम हीट करें तो हम फेरीहाइड्राइड को इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। फिर अगर हम इस आयरन कोर की, मैं कोर की बात कर रही हूँ, आयरन कोर की अगर हम स्टडी करें, अगर हम इसकी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसकी डायफ्रैक्शन करें और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखें, तो हमें मालूम होता है कि ये हमारे पास हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट है और उसके हर एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन अटैच है, उस पर मुश्तमिल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है हमें मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी ने, कि जब उन्होंने ये आयरन कोर को स्टडी किया, क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिली कि इसमें जो है एक तो हमारे पास कौन सी लेयर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वेट, ये मैं यहाँ पे लिखा भी है मैंने कहीं पे, ये है कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमें क्या पता लगता है कि इनकी 2 लेयर्स हैं, एक हमारे पास हेक्सागोनल लेयर ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल लेयर ऑफ आयरन है, आयरन 3। और हेक्सागोनल लेयर जो है तो वो हमारे पास ऐसे पैक फॉर्म में होती हैं, और ऑक्टाहेड्रल लेयर्स जो है तो वो हमारे पास इनकम्प्लीट, यानी एक हेक्सागोनल एक ऑक्टाहेड्रल, एक हेक्सागोनल एक ऑक्टाहेड्रल, यानी हेक्सागोनल लेयर्स के दरमियान हमारे पास ऑक्टागोनल लेयर्स होती हैं और ये ऑक्टागोनल लेयर्स हमारे पास इनकम्प्लीट होती हैं। हेक्सागोनल लेयर ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड ऑक्टागोनल लेयर ऑफ Fe3 आयन होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये तो पता चल गया। फिर हमारे पास मोसबार और एक दूसरी टेक्निक है, उसके थ्रू हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के बारे में एविडेंस इन दोनों टेक्निक्स ने प्रोवाइड किया है। इन्होंने क्या कहा है कि ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास क्या होता है कि एक आयरन जो है वो 6 ऑक्सीजन के साथ सराउंड होता है, और जो 2 ऑक्सीजन है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा अप्रॉक्सीमेट हमारे पास
कि जो दो ऑक्सीजन है इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस 1.95 होगा और एक आयरन और दूसरे आयरन के दरमियान डिस्टेंस 3.03 होगा, यानी एक हेक्सागोनल लेयर ऑफ ऑक्सीजन होगी और दूसरा ऑक्टाहेड्रल लेयर ऑफ आयरन होगा, लेकिन दिस माइट बी इनकम्प्लीट। ठीक है, ये ऐसे पैक्ड फॉर्म में, ऐसे लेयर फॉर्म में आयरन के कोर बनाया होता है इन्होंने। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास इनिशियली इन्होंने क्या कहा था कि इनिशियली इट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड कि जितने भी हमारे पास आयरन के जो कोर हैं, यानी जो बिल्कुल जो अंदर का जो लेयर है, वो हमारे पास सारे आइडेंटिकल भी होते हैं और माइक्रो क्रिस्टलाइन भी होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जैसे ही इस पे डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये एक्सरेज डायफ्रैक्शन के थ्रू जब फेरेटिन के कोर को स्टडी किया गया, डिफरेंट फेरेटिन के कोर को, तो ये वहाँ से ये पता लगा कि सारे फेरेटिन कोर्स हमारे पास सेम नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं। किस किस बेस पे डिफरेंट होते हैं कि इनकी लेवल ऑफ हाइड्रेशन डिफरेंट होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होती है और इनकी सॉलिबिलिटी जो है तो वो हमारे पास डिफरेंट होती है। सॉलिबिलिटी कैसे डिफरेंट होती है, सॉरी स्ट्रक्चरल डिफरेंट होती है। तो इनके स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनाइन। एनाइन कौन कौन से हो, यानी अगर एनाइन की कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा हो तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। एनाइन कौन कौन से होते हैं? हमारे पास फॉस्फेट एंड सल्फेट होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। फिर उसके बाद और यानी ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन पे भी डिपेंड करते हैं और अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारे पास देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन पे भी डिपेंड करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने क्या रिवील किया है कि जितने भी मतलब Fe2 फॉर्म में आयरन एटमॉस्फेयर में मौजूद होते तो वो डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते थे और हमारे पास ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe3 फॉर्म में आ जाता था। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2.5 प्रोटॉन्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन हमने चूँकि कहा कि आयरन के जो कोर है उसमें हमारे पास 4500 एटम्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है 4500 एटम हर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 4500 इलेक्ट्रॉन्स और 2.5 प्रोटॉन्स इसमें इस प्रोसेस में इसकी ज़रूरत होती है। तो टोटल कितने प्रोटॉन बनेंगे 4500 एटम से? तो वो हमारे पास 11,250 प्रोटॉन्स बनेंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो pH है वो ड्रॉप हो गया 0.4 तक। तो इसमें हमने सिर्फ आयरन के कोर के बारे में स्टडी किया। अब आयरन के कोट के बारे में हमें कैसे मालूम पता चलेगा? कि जो आयरन का कोर है ना वो हमारे पास हॉलोस्फेयर का होता है और इसमें ना हमारे पास एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ आयरन होता है और इसके सॉल्वेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हॉलोस्फेयर होता है, इसकी डायमीटर की बात करें तो 100 होती है, इसकी आउटर लेयर ऑर्गेनिक लेयर होती है और वो उसकी थिकनेस जो है तो हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इसके अलावा जो है ये हमारे पास ट्राइमर इंटरफेस होता है, जो ये कहलाया जाता है कि ये जो है मतलब ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ऐसे फोल्डेड हो जाती है एलिप्सॉइड की फॉर्म, मतलब ऐसे फोल्डेड हो जाती है। ये जो एलिप्सॉइड है ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं और ये हमारे पास एक हॉलोस्फेयर सा बनाते हैं और इन एलिप्सॉइड्स के दरमियान यानी जो 3 और 4 एलिप्सॉइड्स के दरमियान हमारे पास एक स्पेसिंग सी होती है, ये देख सकते हैं आप, और इस स्पेसिंग को हम ट्राइमर इंटरफेस कहते हैं और इसी से हमारे पास प्रोटीन अंदर बाहर जाता है और प्रोटीन का अंदर और बाहर जाना हमारे पास इसकी कोड को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी इसकी कोड का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता है इसकी वजह से। तो ये हमारे पास 24 पेप्टाइड चेन्स इसमें मौजूद होती हैं और 174 अमाइनो एसिड्स, इसमें 175 अमाइनो एसिड्स पर ये मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो और ये हमारे पास सबसे आउटर लेयर होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। फिर ये ट्राइमर इंटरफेस भी कहा। फिर हमारे पास आयरन प्रोटीन इंटरफेस आ गया। आयरन प्रोटीन इंटरफेस सेकंड लेयर है। लोकेशन इसकी आयरन कोट और आयरन कोट के दरमियान है। कंपोजिशन क्या है कि इसमें हमारे पास आयरन 3 और आयरन 2 के क्लस्टर मौजूद होते हैं। कम्बिनेशन क्या है कि आयरन 3 और आयरन 2 कैसे कंबाइन हुआ है विद द ऑक्सो और द हाइड्रोक्सो ब्रिज। इसमें जो है तो मतलब आयरन 2 और आयरन 3 जो है तो वो हमारे पास एक दूसरे के साथ इस तरीके से ऑक्सीजन या OH ग्रुप के साथ बाइंड हो जाते हैं, डाइमर की फॉर्मेशन कर देते हैं और वो फिर हमारे पास प्रोटीन कोट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंटरफेस में हमारे पास और भी चीज़ें हो सकती है लेकिन वो अभी तक डिस्कवर नहीं है। फिर इसके बाद इसमें जो मल्टी न्यूक्लिएशन साइड की का एविडेंस हमारे पास किसने दिया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने दिया है। और व्हाट इज़ न्यूक्लिएशन? न्यूक्लिएशन इज़ बेसिकली द प्रोडक्शंस ऑफ टाइनी क्लस्टर। ठीक है, production of the tiny clusters, or you can simply say the growth or the initiation the growth of the new
phase or new structure. So this was everything about it, and I hope that it was clear, and I just tried my best to make it easy for you. And yeah,